साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ पर दोस्तों अपन को पढ़ना है आज गलता लोहा। ठीक है, गलता लोहा, इस पाठ के बारे में अपन पढ़ेंगे। इस पाठ के जो रचनाकार हैं दोस्तों, रचनाकार हैं कौन? शेखर जोशी। शेखर जोशी का नाम पहले आपने सुना होगा। गलता लोहा क्वेश्चन आएगा, गलता लोहा पाठ के रचनाकार कौन है? तो आप क्या बताओगे कि सर गलता लोहा इस पाठ के रचनाकार है कौन? शेखर जोशी। ठीक है, अब अपन को क्या करना, लेखक का परिचय जानना है कि लेखक का जन्म कब हुआ। ठीक है, लेखक के जन्म के बारे में पढ़ेंगे। और शेखर जोशी का जो जन्म हुआ दोस्तों, वो कब हुआ? 1932 में। 1932 अपन को याद रख लेना। कहां पर? ओलिया गांव में हुआ था। ओलिया गांव, ओलिया गांव कहां पर है? अल्मोड़ा उत्तराखंड में। अल्मोड़ा, ओलिया गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। कब? 1932 में। किसका? शेखर जोशी का। ठीक है, और दोस्तों शेखर जोशी की प्रारंभिक शिक्षा अजमेर एवं दोस्तों देहरादून में हुई। अजमेर और देहरादून में हुई प्रारंभिक शिक्षा। शेखर जोशी की कहानियों में दोस्तों नई कहानी आंदोलन का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। ठीक है, इनकी जो कहानी है वो नई कहानी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती है। समाज का मेहनत कश और सुविधाहीन तबका, सुविधाहीन तबका दोस्तों उनकी कहानियों में स्थान पाता है। कौन सा तबका? मेहनत कश और सुविधाहीन, जिनको सुविधाएं प्राप्त नहीं है। वे सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते हैं और दोस्तों प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, कौन? शेखर जोशी। जन्म कब हुआ इनका? 1932 में हुआ। ठीक है, और ये जो गलता लोहा, इसके रचनाकार कौन है? शेखर जोशी है। ठीक है, शेखर जोशी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त दोस्तों अंग्रेजी, पोलिश और रूसी भाषा में दोस्तों अनुदित हो चुकी है। किसकी? शेखर जोशी की। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आए कि शेखर जोशी की जो रचना है वो किस भाषाओं में अनुदित हो चुकी है, तो अंग्रेजी, पोलिश और रूसी, इन भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद शेखर जोशी की प्रसिद्ध कहानी है दाज्यू। कई बार पूछी गई, दाज्यू किसकी रचना है? दाज्यू किसकी रचना है? तो दाज्यू अपन को याद रख लेना, दाज्यू की रचना है शेखर जोशी की। ठीक है, दाज्यू पर चिल्ड्रन सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी दोस्तों हो चुका है। काय पर? दाज्यू पर। इनकी क्या है? ये प्रसिद्ध कहानी है। किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ये प्रसिद्ध कहानी है दोस्तों शेखर जोशी की। ठीक है, धर्मयुग कहानी प्रतियोगिता सन 1955 में प्रथम पुरस्कार इन्हें मिला था, धर्मयुग कहानी प्रतियोगिता में 1955 में। ठीक है, फिर शेखर जोशी को दोस्तों शब्द चित्र के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिला शेखर जोशी को। इसी प्रकार 1995 में साहित्य भूषण एवं दोस्तों 1997 में दोस्तों इनको भूषण एवं सन 1997 में पहल सम्मान इन्हें मिला, पहल सम्मान। ठीक है, तो इन्हें पहल सम्मान मिला। शेखर जोशी नई कहानी आंदोलन के संभवतः अकेले कहानीकार हैं जिन्होंने कोई उपन्यास नहीं लिखा। ठीक है, तो शेखर जोशी ने कोई उपन्यास नहीं लिखा। इनकी रचनाओं में अपन को याद रख लेना दोस्तों, दाज्यू इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। कौन सी? दाज्यू अपन को याद रख लेना। ठीक है, जिसमें दोस्तों फिल्म भी बनी है दाज्यू में। ठीक है, उसके बाद इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। कोसी का घटबार, मैंने कई बार याद भी करवाया। कोसी का घटबार जोशी, कोसी का घटबार जोशी, तो कोसी का घटबार शेखर जोशी की रचना है। ठीक है, साथ के लोग बड़े बड़े जोश में हैं, जोशी है ना, शेखर जोशी साथ के लोग। फिर दाज्यू किसकी रचना है? शेखर जोशी की रचना है दाज्यू, है ना। मेरा पहाड़ जोश में है, तो शेखर जोशी। मेरा पहाड़, दाज्यू। नौरंगी बीमार है, ये रचना। और दोस्तों हलवा है,
ये रचनाएं आपसे पूछी जाएंगी। कोसी का घटबार किसकी रचना है? शेखर जोशी। कोसी जोशी। सात के लोग शेखर जोशी। नौरंगी बीमार है ना, हलवाह किसकी रचना है? ये दोस्तों इनकी क्या है? कहानियां हैं। किसकी? शेखर जोशी की। ठीक है, दाजू, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, सात के लोग, ये याद रख लेना। और इनके शब्द चित्र, एक पेड़ की याद, ये इनका क्या है? शब्द चित्र है, एक पेड़ की याद। ठीक है, तो ये तो शेखर जोशी की दोस्तों यहां पर अपन ने इनका परिचय पढ़ा कि सर 1932 में इनका जन्म हुआ। गलता लोहा, इस पाठ के जो रचनाकार हैं वो शेखर जोशी हैं। ठीक है, और शेखर जोशी की रचना में कोसी का घटवार, सात के लोग हैं, है ना, और दाजू है, दाजू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हलवा है, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़ और एक पेड़ की याद, ये रचनाएं अपन ने पढ़ी। अब थोड़ा सा इस पाठ के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इस जो गलता लोहा पाठ है, ये जो पाठ है ये यथार्थवादी कहानी है दोस्तों। कैसी कहानी है? यथार्थवादी कहानी है। गलता लोहा कैसी कहानी है? यथार्थवादी कहानी है। ठीक है, आपको बताना है शेखर जोशी का जन्म कहां हुआ था। शेखर जोशी का जन्म कहां हुआ था, जल्दी से बताओ। गलता लोहा ये यथार्थवादी कहानी है, याद रख लेना। और यह कहानी दोस्तों समाज में जातिगत विभाजन के कई कोणों से टिप्पणी करती है। कहानी दोस्तों का प्रमुख पात्र एक ब्राह्मण लड़का मोहन है। कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? एक ब्राह्मण लड़का मोहन है। अब कभी ये आपको याद रख लेना, गलता लोहा कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? तो प्रमुख पात्र है ब्राह्मण लड़का मोहन। ठीक है, यह कहानी बताती है कि परिस्थितियों के चलते किस तरह जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है दोस्तों। परिस्थितियों के चलते किस तरह जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। ठीक है, आप लोग समय से आया करो सभी साथी, है ना, तो मजा आएगा। आप लोग आते नहीं हो। मोहन और उसका मित्र धनराम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। मोहन क्या है? इसका प्रमुख पात्र है। और मोहन और उसका मित्र कौन सा? धनराम है। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, और जहां कक्षा में धनराम थोड़ा कमजोर है ना, कमजोर है धनराम, मास्टर त्रिलोक चंद पहाड़ा ना सुनाने के कारण धनराम को मोहन के ही हाथों क्या करते हैं? पिटवाते हैं। जबकि धनराम मोहन का क्या है? मोहन का मित्र है दोस्तों। ठीक है, और धनराम ने जातिगत हीनता के कारण कभी भी मोहन का अपना प्रतिद्वंदी नहीं माना। मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं माना। किसने? धनराम ने। क्यों? जातिगत हीनता के कारण। ठीक है, बल्कि यह उसका अधिकार समझता था। उसी प्रकार मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कसों के दोस्तों सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है ना। कहानी के शीर्षक का आधार ही यही है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। गलता लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। ठीक है, तो ये जो पाठ है इसका सारांश थोड़े से शब्दों में अपन ने यहां पर पढ़ा। अब कुछ शब्दार्थ हैं जिनको आपको पढ़ना है ना। यहां पर देखें, अनायास मतलब दोस्तों यहां पर हो जाएगा बिना प्रयास के। आपको बताना है कि गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं, जिनका जन्म 1932 को हुआ था। इसका प्रमुख पात्र कौन है? बताओ जल्दी से। उसके बाद अनायास मतलब होता है दोस्तों बिना प्रयास के। अनुगूंज मतलब होती है क्या? प्रतिध्वनि, अनुगूंज। ठीक है, हसुबे मतलब होता है घास काटने का औजार। हसिया बोलते ना, हसुए, है ना। पुरोहिताई मतलब होता है धार्मिक कृत्य कराने वाला। पुरोहिताई मतलब धार्मिक कृत्य कराने वाला। निष्ठा मतलब होता है दोस्तों श्रद्धा, है ना। बोले निष्ठा रखो, श्रद्धा रखो, है ना। इस प्रकार से घसियारा यानी कि घास काटने का काम करने वाला, ये क्या कहलाएगा? घसियारा। ठीक है, प्रतिद्वंदी मतलब क्या होता है? विपक्षी, प्रतिपक्षी, है ना। प्रतिपक्षी या
विपक्षी, ठीक है। रुद्री पाठ, रुद्री पाठ मतलब क्या होता है? शिव की आराधना करने का एक प्रकार, रुद्री पाठ, ठीक है। संटी, संटी मतलब दोस्तों पतली, पतली डंडी, वो क्या कहलाती? संटी, ठीक है। और विद्या व्यसनी, विद्या व्यसनी मतलब पढ़ने में रुचि रखने वाला, विद्या व्यसनी, है ना। त्रुटिहीन मतलब जिसमें कोई कमी ना हो, वो क्या है? त्रुटिहीन, त्रुटिहीन, ठीक है। निहाई, निहाई मतलब एक विशेष प्रकार का लोहे का टुकड़ा होता है, क्या? निहाई, निहाई होता है, ठीक है। जिस पर दोस्तों लोहा आदि धातुओं को रखकर क्या कर किया जाता है? पीटा जाता है, वो क्या कहलाता है? निहाई, आपने देखा होगा, है ना। सेक्रेटरिएट यानी कि सचिवालय, संवेद मतलब एक साथ, सामूहिक, सर्जक मतलब होता है रचनाकार। तो कुछ यहां पर दोस्तों क्या थे? कुछ यहां पर शब्दार्थ थे जिनको आपको पढ़ना है। हसुबे मतलब घास काटने का औजार, अनुगूंज मतलब प्रतिध्वनि, घसियारा मतलब दोस्तों घास काटने का काम करने वाला, है ना। और विद्या व्यसनी यानी कि पढ़ने में रुचि रखने वाला। तो ये तो आपके दोस्तों यहाँ पर शब्दार्थ थे, है ना। अब यहाँ पर अपन पाठ को पढ़ना है जिसका नाम है गलता लोहा। गलता लोहा पाठ को अपन पढ़ेंगे, सभी लोग तैयार रहें, ठीक है। यहाँ पर अब दोस्तों अपन पूरे पाठ को स्टार्ट करते हैं। अभी तो अपन ने थोड़ा सा परिचय पढ़ा, शेखर जोशी के बारे में पढ़ा, उनका परिचय जाना, ठीक है। अब अपन पूरा पाठ पढ़ेंगे। गलता लोहा, इसका प्रमुख पात्र कौन सा है? प्रमुख पात्र है मोहन, है ना। मोहन याद रख लेना। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनुगूंज शेष थी, है ना। धनराम इनका क्या था? मोहन का मित्र था। अनुगूंज मतलब प्रतिध्वनि शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्भ लोहे पर पड़ती हथौड़ी की धप धप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। तो यहाँ पर दोस्तों ये मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए, है ना। और दोस्तों लंबे बैंड वाले हसुबे मतलब घास काटने का औजार को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। मोहन बूढ़े बंसीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहां कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे ही उससे सहारा पाने की नियत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आसना समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का ना उसे अभ्यास ही है और ना वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी, वैसे ही अनुत्तरित रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला, लेकिन हसुबे की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह क्या कुंद हो चुकी है ना। धनराम अपने बाएं हाथ से धौंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट कर रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक से तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मां साहब, है ना, वह बोला,
मां साहब। तो यहां पर दोस्तों अपन मोहन और धनराम के बारे में यहां पर इनका वार्तालाप देख रहे हैं कि मां साहब भी क्या आदमी थे लला, है ना। अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूं आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारों में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांस के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है, कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। तो जो मास्टर थे वो त्रिलोक सिंह थे। उन्होंने पूछा कि मोहन नहीं आया अभी? मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस किसी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बिठक। वे आदेश दे देते। किसको? मोहन को। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हम जोड़ी मोहन के हाथों कई बार बैंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह उसे मोहन का अधिकार ही दोस्तों समझता रहा। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम भाई गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का दोस्तों मोह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था कि धनुबा 13 का पहाड़ा सुना तो। धनुबा 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया। 13 एकम 13, 13 दूनी 24। सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर मां साहब ने लगाई। संटी लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूं। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वालों को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर हटनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो, है ना। धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मां साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते फिर लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बैंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहां लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की ही नहीं थी।
धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौंकनी फूंकने या सान लगाने के कामों में दोस्तों उलझाना शुरू कर दिया था। और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या दोस्तों सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक से उसे अपनी पसंद का बैंत चुनने की छूट देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। और जरा सी गलती होने पर छड़, बैंत, हत्ता जो भी हाथ लग जाता था उसी से अपना प्रसाद दे देते थे। यानी कि दोस्तों धनराम जो है उनके पिता का नाम क्या था? गंगाराम। गंगाराम अब वही दोस्तों गंगाराम जो है इनको सिखा रहे हैं क्या? हथौड़े और घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। और दोस्तों कौन थे? गंगाराम। और गंगाराम दोस्तों जो कुछ भी पाता उससे उसकी पिटाई कर देता, अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। धनराम ने, है ना। और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। ठीक है। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। और वे भी अपने पुत्र को, वे भी दोस्तों मतलब मोहन के पिता का नाम क्या था? बंशीधर। और धनराम के पिता का नाम क्या था? गंगाराम। ठीक है। पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे में उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता, छुट्टी के बाद थका मादा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से, है ना, विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की दोस्तों कोशिश करते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन घसियारों मतलब घास काटने वालों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंकार और पात पते लाने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो गए। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी ने एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। कौन? रमेश। रिश्तेदारों में बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहां 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। किसने? रमेश ने। बंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गया। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे दोस्तों, है ना, धीरे धीरे वह मोहल्ले की
सभी चाचियों और भाभियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, है ना, मोहन एक कपड़े धोबी को दे तो आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उससे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। बंसीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिरकर जिस ओर से उठती वह उसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। आपने देखा होगा अपने परिवार में ऐसे ही बोलते हैं। अपन कोई परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं तो यही बोलते, कोई डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने आज आजू बाजू पड़ोसी यही बोलते हैं कि लाखों आदमी तो फिर रहे हैं, तुम्हें कहां से नौकरी मिल रही, ऐसे बोल देते ना, है ना। तो हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया। मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। बंसीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस न जुटा पाए। कौन? मोहन के पिता। क्या नाम था मोहन के पिता का? बताओ जल्दी से कमेंट में, है ना। और दोस्तों धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी, मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर बंसीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे, है ना। त्रिलोक से मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ना रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोलों में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था।
पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ में संडसी पकड़कर, संसी पकड़ने वाली है ना, जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर उस जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धौकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगड़ गोले का रूप दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अबाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह संकेत दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन दोस्तों गोलाई की जांच कर रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उनकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें ना स्पर्धा थी और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर इस पाठ को आपने पढ़ा है ना, गलता लोहा। ठीक है, तो गलता लोहा कहानी में समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई। कहानी का मुख्य पात्र पंडित बंसीधर का बेटा कौन है? मोहन है। मोहन एक मेधावी लड़का है दोस्तों, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के चलते वह उस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाती है दोस्तों। प्राइमरी पास करने के बाद पंडित जी ने मोहन को गांव से 4 मील दूर स्थित स्कूल में दाखिला दिला दिया, लेकिन नदी पार की दोस्तों कठिनाई के कारण वहीं पर एक यजमान के घर पर खाने पीने का बंदोबस्त करवा दिया था। मोहन के पिताजी बंसीधर जी जीवन भर पुरोहिताई का काम किया। वह जानते थे कि उसका बेटा बड़ा अफसर जरूर बनेगा। मोहन का सहपाठी और मित्र धनराम लोहार था दोस्तों। क्या था? लोहार था। दोनों अपने स्कूल के दिनों की बातें करते और मास्टर त्रिलोक सेन, मास्टर कौन थे? त्रिलोक सेन की बातों को याद करते हैं। पंडित बंसीधर जी मोहन की अच्छी पढ़ाई के लिए दोस्तों अपनी बिरादरी के ही रमेश के साथ शहर भेज देते हैं। वहां रमेश मोहन का शोषण दोस्तों करता है और उसके भविष्य को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। कहानी के अंत में मोहन जो पुरोहित खानदान का था, धनराम के यहाँ लोहार काम करना आश्चर्यजनक लगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये पाठ आपने पढ़ा है, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि गलता लोहा पाठ की विधा क्या है। विधा जल्दी से बताइए, विधा क्या है? फटाफट से एक क्वेश्चन आंसर बताना। गलता लोहा, इसके रचनाकार हैं शेखर जोशी। इसकी विधा क्या है? विधा आपको बताना है। विधा बताइए जल्दी से। गलता लोहा, इसकी विधा, है ना। तो ये पाठ जो है दोस्तों ये जातिगत आधार पर ये बताया गया इसमें कि स्कूल में भी जातिगत भेदभाव होता है ना। मोहन जहां ब्राह्मण था तो उसे थोड़ा सा दोस्तों ऊंचे दर्जे का वहां पर स्थान प्राप्त था, है ना। समाज में दोस्तों एक स्थिति बना दी गई, मानसिकता बना दी गई। धनराम जो कि लोहार था, नीची जाति का था, तो एक समाज में मानसिकता थी कि हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले से ही मानसिकता थी। जब मानसिकता ये आ जाती कि हम ऐसा नहीं कर सकते तो दोस्तों नहीं कर सकते। आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, है ना, कि कई वर्षों के बाद सचिन तेंदुलकर ने 200 मारे, यानी कि दोहरा शतक मारा। काय में? वनडे में।
कई वर्षों के बाद, कई वर्ष लग गए दोहरा शतक लगाने में, है ना। कई मैच, लगभग 3000 के आसपास मैच हो गए दोस्तों, है ना। ये मैच लग गए दोहरा शतक लगाने में। दूसरी तरफ सहवाग था, ये देख रहा था कि सचिन तेंदुलकर दोहरा शतक लगा सकता है तो मैं भी लगा सकता हूं, है ना। इस दोहरे शतक के बाद मात्र 200 मैच के बाद सचिन तेंदुलकर ने सहवाग ने दोहरा शतक लगा दिया। ये क्या है? ये सोच का परिणाम है। आपकी अगर सोच बहुत अच्छी है, आपकी अगर सोच ये है कि हम कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप कर जाओगे। और आपकी सोच ये है कि हम कभी नहीं कर सकते, तो आप कर ही नहीं सकते, है ना। तो गलता लोहा पाठ की विधा क्या है, यहां पर पूछा गया, तो आप लोगों ने बताया कि सर इसकी विधा क्या है, कहानी है। ठीक है, गलता लोहा कहानी का नायक कौन है? नायक दोस्तों बताना है, गलता लोहा कहानी का नायक कौन है? नायक बताइए, धनराम है, मोहन है, मास्टर त्रिलोक चंद है, या फिर शेखर जोशी है? गलता लोहा कहानी का नायक, और आपका उत्तर यहां पर होगा कि सर मोहन है। मोहन है। ठीक है, मोहन हो जाएगा। उसके बाद गलता लोहा किसके नष्ट होने का प्रतीक है? बताओ, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। गलता लोहा किसके नष्ट होने का प्रतीक है? सभी लोग बताइए। कारीगरी का अभिमान, धन का अभिमान, कुलीनता का अभिमान, या फिर आधुनिक होने का अभिमान? 3 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोगों ने उत्तर बताया कि सर जो गलता लोहा पाठ है, शेखर जोशी द्वारा लिखित ये जो कहानी है, ये कहानी कुलीनता का अभिमान नष्ट होने का क्या है? प्रतीक है। 7 नंबर आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों हमें बढ़ना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। गलता लोहा कहानी के आधार पर बताइए कि मोहन के पिताजी का क्या काम करते थे? बताओ, मोहन के पिताजी जिनका नाम था वंशीधर, क्या काम करते थे? क्या काम करते थे? बताइए सर्वेश जी, अयांश जी। गलता लोहा कहानी के आधार पर बताइए कि मोहन के पिताजी क्या काम करते थे। 4 नंबर का उत्तर है। सभी का उत्तर जाएगा कि सर वो पुरोहिताई का काम करते थे, पुरोहिताई का काम करते थे। बी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए दोस्तों रुद्री पाठ करना है। क्या करना है? रुद्री पाठ करना है, रुद्री पाठ। ठीक है, और ये आपने पंक्ति पढ़ी होगी कि रुद्री पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। गलता लोहा पाठ के आधार पर बताइए, आपको बताना है कि किसका ये कथन है। रुद्री पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है, ये कथन किसका है? बताओ, धनराम का, मोहन का, मास्टर त्रिलोक चंद का, या फिर बंशीधर का? किसका कथन है? किसका कथन है? सभी लोग बताना है। रुद्री पाठ करना था, मुश्किल ही लग रहा है। गलता लोहा पाठ के आधार पर बताइए कि ये कथन किसका है। तो आपको पता है कि सर ये कथन है बंशीधर का। किसका है? बंशीधर का। बहुत ही बढ़िया, बंशीधर का ये कथन है, इसको अपन को याद करना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोहन के पिता का क्या नाम था? मोहन के पिता का क्या नाम था? 6 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताओ, मोहन के पिता का त्रिलोक चंद, चंद्रदत्त, आलोपीदीन, या फिर बंशीधर? मोहन के पिता का क्या नाम था? मोहन के पिता का क्या नाम था? बताइए ब्रजेश तोमर जी। और आपको पता है कि सर मोहन के पिता का नाम था बंशीधर, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मां साहब भी क्या आदमी थे, अभी पिछले साल ही गुजरे, सच कहूं आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। ये कथन किसने दोस्तों कहा था? किसने कहा था? बताओ, मोहन के एक मित्र ने, मोहन ने, धनराम ने, या फिर रमेश ने? यानी कि 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो मां साहब भी क्या आदमी थे, अभी पिछले साल ही गुजरे हैं, सच कहूं आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। तो ये कथन किसका है 7 नंबर में? तो आपने पाठ पढ़ा है, आपको पता है कि सर ये कथन है किसका? धनराम का। ये कथन किसका है? धनराम, जो कि मोहन का एक मित्र था धनराम। ये चर्चा कर रहे थे मोहन और वे धनराम कि मां साहब भी क्या आदमी थे यार, है ना।
उसके बाद यहां पर आते मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, ये कथन किसका है? बताओ, 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये कथन किसका है? मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, ये कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों किसका? मोहन का। ये कथन मोहन का है। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आ नंबर राइट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पर मास्टर त्रिलोक सिंह जी स्कूल में प्रवेश करने से पहले दोस्तों किसकी दुकान पर रुकते थे? धनराम की दुकान पर, रमेश की दुकान पर, गोपाल सिंह की दुकान पर, या फिर बंसीधर की दुकान पर? किसकी दुकान पर रुकते थे ये त्रिलोक सिंह जी? 9 नंबर का क्वेश्चन है और लगभग आप सभी को पता है कि सर ये रुकते थे गोपाल सिंह की दुकान पर। किसकी दुकान पर? गोपाल सिंह की दुकान पर। ठीक है, और अच्छा कस लगा के और फिर स्कूल में, तो गोपाल सिंह की दुकान पर। उसके बाद दोस्तों अगला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको बताना कि मास्टर त्रिलोक सिंह का प्रिय शिष्य कौन था? 10 नंबर में मास्टर त्रिलोक सिंह का प्रिय शिष्य कौन था? मोहन, धनराम, सुरेश या फिर रमेश? तो मास्टर त्रिलोक सिंह का प्रिय शिष्य था कौन? मोहन। मोहन था। मोहन के पिता का नाम क्या था? बंसीधर, है ना। मास्टर त्रिलोक चंद द्वारा मोहन से दंड दिलाने पर भी धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझा? क्यों नहीं समझा? मास्टर त्रिलोक चंद के डर के कारण, मोहन के डर के कारण, जातिगत हीनता की भावना के कारण, लोहे का काम करने के कारण? तो यहां पर 11 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का उत्तर है कि सर जातिगत हीनता की भावना के कारण, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धनराम। धनराम के बारे में बताइए, किस कक्षा तक ही पढ़ पाया था? तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, छठी या फिर 5वीं कक्षा तक? धनराम किस कक्षा तक ही पढ़ पाया था? 12वां का उत्तर, 12वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों। और ये जो धनराम है किस कक्षा तक पढ़ पाया था? अपन ने पढ़ा था कि जैसे तैसे तीसरी कक्षा तक ही पहुंचा था, तो तीसरी कक्षा तक ही पढ़ पाया था कौन? धनराम। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया, लेकिन 13 का पहाड़ा ही उसके लिए पहाड़ हो गया। ये कथन किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया, ये कथन किसके लिए आया है? सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर है कि सर ये कथन आया धनराम के लिए। बी नंबर धनराम आपका सही है। गलता लोहा कहानी में क्लास का मॉनिटर कौन था दोस्तों? मॉनिटर बताना, क्लास का मॉनिटर कौन था? तो गलता लोहा कहानी है और इस कहानी में क्लास का जो मॉनिटर था वो कौन था? 14 नंबर का क्वेश्चन है और वो था दोस्तों कौन? मोहन। कौन था? मोहन क्लास का मॉनिटर था। ठीक है, मास्टर त्रिलोक सिंह के लिए सबसे चहेता विद्यार्थी कौन था? बताइए जल्दी से, मास्टर त्रिलोक सिंह के लिए सबसे चहेता विद्यार्थी कौन था? आपको बताना है, सभी लोग बताइएगा और लाइक जरूर कर देना दोस्तों इसको। तो आपका उत्तर यहाँ पर 15 नंबर के क्वेश्चन में हो जाएगा कि सर मोहन सबसे चहेता था। ठीक है, मास्टर त्रिलोक सिंह का धनराम के लिए व्यंग्य वचन क्या था? धनराम के लिए इन्होंने व्यंग्य वचन बोला था और वो वचन क्या बोला था इन्होंने? कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप इसमें कहां लगेगा? तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप इसमें कहां लगेगा? ये आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सभी साथी जल्दी जल्दी से बताया करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धनराम के पिता का नाम क्या था? धनराम के पिता का नाम बताना है। धनराम के पिता का नाम बंसीधर था, गंगाराम था, गोपाल सिंह था या फिर त्रिलोक सिंह था? बताओ, धनराम के पिता का नाम, और सभी को पता है कि सर धनराम के पिता का नाम था गंगाराम। गंगाराम था। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन को जिस स्कूल में भर्ती कराया गया था वह स्कूल गांव से कितनी दूर था? कितनी दूर था? 18 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए कितनी दूर था? आपका उत्तर है कि सर जिस स्कूल में मोहन का भर्ती कराया गया था मोहन को,
वो स्कूल था कितनी, 4 मील दूर। 4 मील दूर था, 4 मील, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव के एक यजमान के यहाँ मोहन को हर रोज क्यों रुकना पड़ता था? क्यों रुकना पड़ता था? मोहन वहां एक शिक्षक के पास ट्यूशन के लिए जाता था, रास्ते में नदी पार करनी पड़ती थी, वहां पर दुकान पर बैठना पड़ता था, स्कूल छुट्टी के बाद वहां काम करना पड़ता था। तो आपको बताइए 19 नंबर का क्वेश्चन है कि सर रास्ते में एक नदी पार करनी पड़ती थी। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताओ, मोहन की बिरादरी का रमेश, रमेश के बारे में आपको बताना है। मोहन की बिरादरी का रमेश नाम का लड़का कहाँ रहता था? प्रयागराज में। कहाँ रहता था बताओ? तो आप लोगों ने उत्तर बताया कि सर ये जो मोहन की बिरादरी का जो रमेश नाम का लड़का है ये रहता था कहां पर? लखनऊ में। लखनऊ, यानी कि सी नंबर आपका सही है। ठीक है, गलता लोहा पाठ के आधार पर बताइए कि रमेश के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन है और गलता लोहा पाठ के आधार पर अपन को बताना है कि रमेश के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो आपका उत्तर है कि सर कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे, 4, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, 4 सदस्य। ठीक है, बहुत बढ़िया। मोहन को पढ़ाई के लिए लखनऊ भेजने के बाद वृद्ध पिता को विश्वास था कि मोहन बड़ा अफसर जरूर बनेगा, है ना। ये वृद्ध पिता को क्या था? मोहन बड़ा अफसर जरूर बनेगा, ए नंबर। ठीक है, बड़ा अफसर जरूर बनेगा, है ना। उसके बाद रमेश अपने घर में मोहन को अपनी बिरादरी का भाई क्यों नहीं बताता था? है ना, क्यों नहीं बताता था? बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए सम्मान के विरुद्ध था। रमेश मोहन से सुंदर था, मोहन ने रमेश को इसके लिए मना कर रखा था, या क्योंकि मोहन के पिताजी नहीं चाहते थे? तो इसका उत्तर है कि सर बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए सम्मान के क्या था? विरुद्ध था, है ना। उसके बाद दोस्तों यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन को, अपन देखते हैं कि मोहन को स्कूल की छुट्टियों में गांव जाने का अवसर कब मिलता? कब मिलता? 24 नंबर का क्वेश्चन है, कब मिलता मोहन को गांव जाने का अवसर? तो आपका उत्तर है कि सर रमेश के परिवार से कोई सदस्य संयोग से गांव जाता तब उनको दोस्तों गांव जाने का अवसर मिलता। ठीक है, जब स्कूल की छुट्टियों में मोहन गांव नहीं जा पाता तब रमेश के द्वारा कौन सा कारण बताया जाता था? कौन सा कारण बताया जाता था 25 में? तो वो बताया जाता था कि अगली कक्षा की तैयारी यहीं रहकर करनी है, अगली कक्षा की तैयारी यहीं रहकर करनी है ना। तो ये आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, शहर में रहकर मोहन अपनी दयनीय हालत के बारे में अपने पिता को क्यों नहीं बताता था? क्यों नहीं बताता था? 26 नंबर का क्वेश्चन। तो आपका उत्तर है कि सर अपनी वास्तविक स्थिति बताकर अपने घर वालों को दुखी नहीं करना चाहता था मोहन, है ना। अपनी वास्तविक स्थिति बताकर घर वालों को दुखी नहीं करना चाहता था। उसके बाद 8वीं की पढ़ाई करने के बाद मोहन को तकनीकी स्कूल में क्यों भर्ती करा दिया गया था? क्यों करा दिया गया था? क्योंकि रमेश के परिवार वाले चाहते थे कि हजारों लाखों बीए एमए में खर्च करने के बजाय कोई हाथ का काम सीखना चाहिए, ये, है ना। तो ये इन्होंने दोस्तों तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया गया था। तो आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही है ना। कोई हाथ का काम सीखना चाहिए। जब एक दिन धनराम ने मोहन के बारे में उसके पिता से पूछा तो मोहन के पिता ने क्या बताया? 28 नंबर का क्वेश्चन है। उन्होंने बताया कि मोहन की अब सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है, सचिवालय में नियुक्ति हो गई है ना। ये बताया था दोस्तों मोहन के पिता बंशीधर ने, है ना। और मोहन लला बचपन से ही बड़ी बुद्धिमान थे। मोहन लला बचपन से ही बड़ी बुद्धिमान थे। ये कथन किसका है? बताओ, ये कथन दोस्तों किसने कहा था? ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। 35 क्वेश्चन है इस पाठ में दोस्तों। तो आपको पता है कि किसने कहा था? धनराम ने कहा था कि मोहन लला बचपन से ही बुद्धिमान थे। ठीक है,
मोहन के द्वारा धनराम के ऑफर पर लोहे की दोस्तों मोटी छड़ को सुघड़ रूप दे डाला। इस पर धनराम अवाक क्यों रह गया? क्यों रह गया अवाक? 30 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अवाक रह गया कि पुरोहित खानदान का युवक होकर लोहार की भट्टी पर बैठ गया था, इसलिए दोस्तों वो क्या हो गया? अवाक रह गया, है ना। बंसीधर को जैसे रमेश के रूप में भगवान मिल गए हों, इसका क्या कारण था? इसका क्या कारण था? 31 नंबर का क्वेश्चन। इसका कारण था कि रमेश मोहन की आगे की जो पढ़ाई के लिए सहानुभूति उसने दिखाई थी, मोहन की आगे की पढ़ाई के लिए, है ना। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। बिरादरी के बारे में आपको बताना है कि बिरादरी का यही सहारा होता है, यह कथन किसने व किससे कहा? बिरादरी का यही सहारा होता है 32 नंबर के क्वेश्चन में। तो आपका उत्तर है कि सर बंसीधर ने रमेश से कहा था कि बिरादरी का यही सहारा होता है। ठीक है। उसकी आंखों में सर्जक की चमक थी, यह वाक्य किसके लिए कहा गया? 33 नंबर का क्वेश्चन है। और उसकी आंखों में सर्जक की चमक थी, यह वाक्य किसके लिए कहा गया? तो वाक्य कहा गया दोस्तों किसके लिए? मोहन के लिए। मोहन के लिए कहा गया, है ना। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। 34वां क्वेश्चन है, लोहार या सुनारों की आग दहकाने वाली धातु से बनी नली, वाक्यांश के लिए इसके लिए क्या शब्द होगा दोस्तों? 34 का उत्तर, लोहार या सुनारों की आग दहकाने वाली धातु से बनी नली, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए कहेंगे धौंकनी। उसके लिए क्या कहा जाता है? धौंकनी। धौंकनी, धौंकनी याद रख लेना। ठीक है। उसके बाद आते हैं, वह जो घास काटता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह जो घास काटता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्या? घसियारा। वह जो घास काटता है उसे कहेंगे घसियारा। तो घसियारा से आपका उत्तर 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। घसियारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी साथियों को। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें इसी प्रकार से। ठीक है। लगे रहें दोस्तों, और है ना। और ये आपका जो गलता लोहा पाठ है इसको अपन ने पूरा कर लिया, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी, है ना। शेखर जोशी का जन्म 1932 में हुआ था दोस्तों। और ये गलता लोहा पाठ के माध्यम से इसका प्रमुख पात्र है मोहन, और मोहन का मित्र है धनराम। धनराम के पिता का नाम है गंगाधर और गंगाराम, और मोहन के पिता का नाम है बंसीधर, है ना। तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से आपने पढ़ा, और इस पाठ को दोस्तों आपको समझ में भी आया गया होगा, है ना। उसके बाद अगला जो पाठ अपना होगा स्पीति में बारिश। स्पीति में बारिश, ठीक है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कृष्णनाथ का ये पाठ है, इसके बारे में अपन चयन करेंगे, है ना, अध्ययन करेंगे, और दोस्तों अभ्यास प्रश्नों को भी अपन को फिर पढ़ना है। ठीक है। फिर मन्नू भंडारी की रजनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी साथियों को। फिर मिलते हैं 5 वाली कक्षा में दोस्तों। टीजीटी पीजीटी